समुपस्थित सभी विद्वत वर्ग को मेरा अभिवादन। बच्चों ने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी, मुझे लगता है बहुत कम समय में उन्होंने तैयारी की होगी। और सही कहा दिनेश जी ने कि एक कविता के कई एक वाचक ये बता जाते हैं कि वो उस कविता की प्रसिद्धि कितनी रही होगी, और उन्होंने मतलब वो कविता कितने के दिलों को छू के गुजरी होगी, तभी उसे पढ़ने वाले भी इतने सारे थे। और एक छोटे से समय में जो आयोजन दिनेश जी ने किया है वो सचमुच सराहने के लायक है। हिंदी साहित्य उत्सव, ये उत्सव शब्द ही अपने आप में बहुत मायने रखता है। जहाँ एक विचार के लोग, एक सोच के लोग उपस्थित हो जाए, उत्सव वही हो जाता है। मई का ये महीना और आज अंतिम तारीख, हमने बहुत दिग्गज नाम को यहाँ सुना। और हिंदी साहित्य से मैं आबद्ध हूँ, हिंदी पढ़ाती हूँ। ऐसे में महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और द्विवेदी युग, ये तो शायद मुझे लगता है कि जब हम इस रुझान की तरफ होते हैं कि हमें हिंदी साहित्य पढ़ना है, तो अनायास ही ये नाम हमारे जहन से गुजर रहे होते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना हो तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से इधर हम नहीं पढ़ सकते, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से इधर नहीं पढ़ सकते। तो ये जो शख्सियत हमारे सामने है, आप किसी भी व्यक्ति के लिए जब ये देखते हैं कि उस व्यक्ति के नाम से किसी युग को जाना जाए, तो उनकी महत्ता खुद ब खुद समझ में आ जाती है। हिंदी भाषा के विकास का वो दौर, जब भारतीय युग में खड़ी बोली हिंदी का उद्भव और विकास हो रहा था, उसके बाद जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग आया, 1900 के बाद एक युग उनके नाम से जाना जाता है। और एक बिखरा हुआ, जब किसी भी चीज का हम निर्माण कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत अच्छी शुरुआत शुरू से नहीं होती है, उसे हम धीरे धीरे संवारते हैं। भारतीय युग में जो अपभ्रंश और प्राकृत के बाद जो हिंदी का विकास हो रहा था, कई एक बोलियां सिमट कर हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रही थी, उस वक्त भारतेंदु ने खड़ी बोली हिंदी को जनमानस तक पहुंचाया। और उस बिखरे हुए हिंदी को संवारने का काम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। जब हमने जाना कि व्याकरण की आवश्यकता होती है, बोलते हर कोई है, लिख हर कोई जाते हैं, पर उनके लिए उनकी शुद्धि, उनकी अशुद्धि बहुत मायने रखती है जब हम उसे किसी रीतिबद्ध तरीके से उसको हम संयोजित करते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के वो विद्वान रहे जिन्हें सबसे पहले ये खिताब मिली थी कि वो आचार्य कहलाए। मुकेश जी ने वो बात सुनाई कि जब उन्होंने खुद माना कि मैं नहीं जानता कि मुझे आचार्य क्यों कहा गया। संस्कृत साहित्य में एक समृद्ध परंपरा है जहाँ आचार्य हैं। आज भी हम जब काव्य शास्त्र की बात करते हैं तो हम उन्हें पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, पर ये शुरुआत हुई महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से, जिन्हें आचार्य कहा गया। आप ये माने कि एक व्यक्ति जिसकी शिक्षा सिर्फ मैट्रिक तक हुई, उनकी कितनी बड़ी काबिलियत रही होगी कि एक पूरा युग हिंदी साहित्य का उसे जाना जाता है। सिर्फ भाषा ही नहीं, आपकी पकड़ ज्योतिष में भी थी, राजनीति में भी थी, दर्शन में भी थी। और उससे भी बड़ी बात ये कि वो व्यक्ति जो एक सरकारी नौकर, रेलवे की नौकरी कर रहा है, जहाँ दिन रात पटरियों और गाड़ियों की आवाज होती होगी, वहाँ वह कितना अध्ययनशील और कितना विचारक प्रवृत्ति का होगा कि वो कुछ गढ़ रहा होता था। वो अभी जिस कविता की बात होती है, मुझे लगता है कि हर एक संवेदनशील व्यक्ति जो होता है वो कविता रच रहा होता है। उसे हम व्यक्त ना करें, लिखे नहीं, पर वो कविता करता है, अपने एकांत के क्षणों में करता है या फिर अपने युवावस्था के दौर में करता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खुद कहा कि मुझे ये भ्रम था कि मैं कवि हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ ऐसा पढ़ लिया, मैंने बहुत कुछ कंठस्थ कर लिया, इसलिए मैं आपको कवि मानता हूँ, ये मेरा भ्रम था। लेकिन अभी आप लोगों ने सुना, उनकी रची हुई कविताओं को सुना, तो ये हर साहित्यकार के जीवन में ये बातें आती हैं कि जब वो कविता लिखता है। हमारे यहाँ जितने उपस्थित हैं उनके भीतर ये बीज जरूर रहता है कि वो अपनी भावनाओं को, चाहे वो गीत के माध्यम से कहें, शेर व शायरी के माध्यम से कहें, कविता के माध्यम से कहें, लेकिन कहते जरूर हैं। आज बातें हुई कैफी आजमी की, तो ये एक ऐसा नाम है जिसे हम जैसे जो पीढ़ी है वो भी याद करते हैं, आज की युवा पीढ़ी भी उनको गुनगुनाती होगी। हाँ, ये और बात है कि उस नाम से वो परिचित नहीं होंगे। जब आप YouTube में जा रहे होंगे, सर्च
फेमस पंक्ति कही गई यहाँ पे कि तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो। ये सारी जो ये पंक्तियां आप लोगों ने भी सुनी होगी, पर मुझे लगता है शायद आप लोगों ने कैफी आजमी का नाम नहीं सुना होगा। मैं ये नई पीढ़ी के जो हमारे बच्चे हैं मैं उनके लिए कह रही हूँ, पर आज के बाद आपके अंदर ये जिज्ञासा जरूर होगी कि आप उनको पढ़ेंगे, उनको सर्च करेंगे और उनके गीत गजल कविताओं को पढ़ना चाहेंगे। ये एक सबसे बड़ा जो मतलब बात होती है ना कि हम किसी चीज से, किसी आयोजन से क्या सीखते हैं, तो ऐसे आयोजनों से हम यही सीखते हैं। कई एक नाम हमारे आपने कहा कि बहुत कुछ पीछे छूट गया था और उसे हमने फिर से पढ़ना शुरू किया। अभी मैं जब BHU गई और वहां माँ श्वेता देवी के ऊपर था, तो हम लोग जितने लोग गए थे तो 1 महीने से हम लोगों ने उन्हें सर्च किया कि भाई उनके लिए क्या बोलना है। तो ऐसे आयोजनों का ये महत्व होता है कि आप फिर से जुड़ते हैं अपने साहित्य से, अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से। बात आज जन्म शती की है, जन्मदिन की है, जहां हम लोगों ने बात की कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंद पंत, कैफी आजमी, पर आज एक और नाम है। जब हम अजय प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं तो ये महीना उनके जाने का भी है। मैं उन्हें नमन करती हूँ। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो कुछ लिखा, तो हम कहते हैं हम जब कुछ कर रहे होते हैं तो हमारे आलोचक वर्ग भी साथ साथ चल रहे होते हैं। जिन अजय प्रसाद द्विवेदी का मैं नाम ले रही हूँ, पंडित रामचंद्र शुक्ल की बात कहती हूँ, सबसे बड़े आलोचक यही थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। आपका ये मानना था कि मतलब किसी भी व्यक्ति को स्थापित होने के लिए, किसी एक सीमा में बांधने के लिए, किसी एक परिधि में बांधने के लिए जब कोई शब्द हम ढूंढते हैं तो हम उन्हें कह देते हैं वो निबंधकार है, वो गद्यकार है, उपन्यासकार है, कवि है, विचारक है, समाज सुधारक है। पर ये सारे शब्द मिलकर के जब एक नाम सिमट के आ जाता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो स्वाभाविक सी बात है कि कई एक आलोचक भी रहे होंगे जो इस चीज को, इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे कि नहीं उन्हें निबंधकार क्यों कहा गया या उन्हें आलोचक क्यों कहा गया, पर ये उनका व्यक्तित्व था। हम जब हिंदी साहित्य की बात करते हैं और इतिहास पढ़ाने की बात करते हैं तो हम खुद कहते हैं कि आप लोग आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़ें जिनकी भाषा सहज है। यहाँ मैं भाषा की बात कर रही हूँ। महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा क्लिष्ट है, संस्कृत क्लिष्ट भाषा है, जो आमतौर पे हमारे छात्र या हमारे बच्चे उसको मतलब स्वीकार नहीं कर पाते हैं। पर ये दौर था, आप अगर मैं उनसे पहले भारतेंदु की हिंदी की बात करूं तो वो भी हमारे सभी उससे नहीं एकाग्रचित होकर उससे जुड़ पाते हैं। तो ये दौर की बात है, लेकिन जब इतिहास की बात होती है तो ये नाम वह बुनियाद होती है जिसपे हम किसी चीज को जान रहे होते हैं। आज जब पुनर्पाठ की बात होती है, आज प्रसाद पे भी कई सवाल उठते हैं, हमारे प्रसाद द्विवेदी पे भी कुछ दिन पहले बहुत सारी चर्चाएं हुई। उसी तरह हर एक जब नई बातें आती हैं, नए आलोचक आते हैं, जैसे एक युग रहा रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, इन लोगों ने भी बहुत कुछ लिखा और मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति हर चीज से सहमत नहीं होता है, लेकिन उनकी सोच का भी आधार वही पुराना व्यक्ति है, ये वही पुराना इतिहास या साहित्य होता है। जब हम उसे पढ़ लेते हैं तो अपनी कोई बात, अपनी कोई नई शोध या अपनी कोई विचार उसमें जोड़ते हैं। बात हुई आज सुमित्रानंद पंत जी की, तो एक हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति छायावाद से न जुड़ा हो ये असंभव है। जिस रोमांटिसिज्म की बात हम करते हैं, जिस स्वच्छंदतावाद की बात करते हैं, वह जब हिंदी साहित्य में उतरा तो वह छायावाद था। वह छायावाद जिसमें आपने 4 नाम लिया, प्रसाद की बात हुई, वर्मा की बात हुई, पंत की बात हुई, लेकिन उस दौर के कई एक कवि हैं जिनको पढ़ना, जिनके साहित्य से गुजरना एक अनुभूति, एक अलग ही आपको भाव व्यक्त कर जाता है। आप उससे जुड़ करके उस चीज को पढ़ते हैं। पंत की बात हो रही थी तो पंत वो कवि हैं जिन्होंने एक कोमल शब्दावली का प्रयोग करके स्वच्छंदतावाद को स्वीकार करके उसके बाद उनकी जो आगे की जो यात्रा रही वह प्रगतिवाद होते हुए गांधीवाद से वो प्रभावित थे। जब वो मौन निमंत्रण लिख रहे होते हैं तो प्रकृति के प्रति उनकी जो जिज्ञासा होती है, जो हम सभी आमतौर पे महसूस करते हैं कि ये पहाड़ बना कैसे, नदियां आती कहाँ से है, रात होती कैसे, जुगनू चमकते कैसे हैं, सागर की जो लहरें हैं वो उठती लहरें हमें क्या संदेश देती है, ये सारी बातें एक लंबी कविता मौन निमंत्रण में आ जाती है। पर वही कवि जब उससे आगे बढ़ता है, उस दुनिया से आगे निकलता है, तो उसी कवि की कविता ताश जब हमारे सामने आती है तो हम उस यथार्थ से जूझ रहे होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द है।
जिस ताज को देख करके हमेशा एक, आज भी अगर सैलानी जाते हैं तो ताज को देख करके जो पहला अगर उनसे निकले तो वो वाह होगा, लेकिन उस ताज के लिए उन्होंने आह शब्द प्रयोग किया। हाय मृत्यु का ऐसा पार्थिव पूजन, जहाँ एक व्यंग भी है, कटाक्ष भी है, चिंतन भी है हमारे समाज के लिए कि हम उस चीज को पूज रहे होते हैं जो हमसे छूट गया है। पर कभी मैंने पढ़ा है कि उसी ताज के सामने कुछ अंग्रेज आकर उन भिखारियों की तस्वीर खींच रहे थे जो वहां भीख मांग रहे थे। वो उजागर कर रहे थे जिस ताज पर, जिस कब्र पर लोग रोज फूल चढ़ा रहे हैं, धूप बत्ती कर रहे हैं, उसके सामने भूख से बिलबिलाती जिंदगी भी है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। एक कवि कई कई जगहों से गुजरता है, उसकी एक सोच सिर्फ एक जगह सिमटी नहीं रहती है। वह अगर एक पेड़ में उसके हरियाली से भी परिचित होता है तो उसी पेड़ के वो ठूंठ से भी परिचित होता है। यह कवि है और यह कविता होती है। अगर हम पंत की बात करें, वही पंत, जब मैं हमेशा पर्यावरण दिवस पे मुझे एक कविता उनकी याद आ जाती है कि आह धरती कितना देती है। उसी धरती को हम कितना शोषित कर रहे हैं। उसे अभी उस बच्ची ने कहा कि पेड़ों को काटने, लाइन नहीं चल रही, लेकिन पेड़ों को काटने के वक्त हम ये नहीं सोचते हैं कि जिसे हम काट रहे हैं साया हमें वही देता है, जिसका हम दोहन कर रहे हैं वही हमें जीवन देता है। जिस प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, आज मैं काठमांडू वैली में हूँ, बात हो रही थी कि काठमांडू तक पहुँचने का हर रास्ता टूटा हुआ है। यह प्रकृति है जो कभी न कभी अपना रंग दिखा जाती है। तो एक कवि के लिए, एक साहित्यकार के लिए इस चीज से गुजरना, और वो उस वक्त को बता जाता है जो वक्त उसके सामने नहीं था। अल्मोड़ा की धरती पहाड़ों की खूबसूरती से जूझकर एक कवि जब निकलता है तो वह आह धरती कितना बेटी से होकर फिर वो गांधीवाद दर्शन में जाता है तो बापू जैसी कविता को भी रचता है। तो आज मैं धनेश जी को ये इस बात के लिए धन्यवाद दूंगी कि तीन नाम, तीनों के विपरीत परिस्थितियां हैं, पर उनको एक जगह आपने समेटा, और वो एक जगह समेटने के काम एक पूरा जीवन दर्शन कर जाता है। भाषा के अस्तित्व की बात आती है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। जिस कम्युनिज्म की बात आई, और मुझे लगता है कि कैफी आजमी ने जितना रोमांटिसिज्म से भरा हुआ लिखा, उतना ही उन्होंने अपने समाज को भी वर्णित किया है अपने गजलों में, अपने शेरो शायरी में। और जब हम प्रकृति की बात करें, जब हम स्वच्छंदतावाद की बात करें, जब यथार्थवाद की बात करें, प्रगतिवाद की बात करें, तो एक जो नाम हमारे जहन में आता है सुमित्रा रंजन पंत, वो उनके प्रतिनिधि कवि हैं। मैं अक्सर बोलती हूँ कि साहित्य की कोई सीमा नहीं होती, किसी भी साहित्यकार की भी कोई परिधि नहीं होती कि वो एक ही भाव से एक जगह लिखे। वो अपने समय का परिचायक होता है, वो अपने समय को साथ लेके चलता है, इसलिए वह रच रहा होता है जो उस समय की मांग होती है। मैं ज्यादा समय ना लेती हूँ, अपनी बात को यही खत्म करती हूँ। धन्यवाद।